महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और ये इसलिए क्योंकि वहां 10 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव होना है। 20 जून को ये चुनाव होगा, लेकिन दिलचस्प मामला इसलिए बन गया क्योंकि यहां 20 जून को जो एमएलसी का चुनाव होगा उसके लिए 10 कैंडिडेट होने चाहिए। सीटें 10 हैं लेकिन कैंडिडेट मैदान में 11 हैं। अब ये 11वां कैंडिडेट जो है इसने ये चुनाव पूरा दिलचस्प बना दिया है। इसके लिए आपको बता दें, जहां शिवसेना एनसीपी ने 2-2 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी अपने 2 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। यानी कुल मिलाकर के 6 महाविकास अघाड़ी की तरफ से एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट मैदान में हैं और बीजेपी ने अपने 5 कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है। इसी से यह संख्या 11 हो जाती है। अगर यहां महाविकास अघाड़ी किसी एक कैंडिडेट को विड्रॉल कर ले तो ये निर्विरोध चुनाव हो जाता, लेकिन क्योंकि ना तो भाजपा पीछे हटने को तैयार है ना कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है, हालांकि दोनों के पास उतना बहुमत नहीं है कि वो अपने 2-2 कैंडिडेटों को, यानी भारतीय जनता पार्टी 5 कैंडिडेटों को जिता सके और कांग्रेस 2 कैंडिडेट मैदान में है। एक के लिए उनके पास बहुमत है, दूसरे के लिए उनको भी बहुमत जुटाना पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टी और निर्दलीय, उनके आधार पर कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान में है। वहीं आपको बता दें, अभी पिछले दिनों राज्यसभा जब चुनाव हुए थे, इस राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह का चमत्कार करके दिखाया, वाकई में उनके लिए खुद शरद पवार जी ने यह बोला था कि देवेंद्र ने चमत्कार करके दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं और निर्दलीय, उनको बात करके अपने पक्ष में किया था और जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां से बड़ी संख्या में जीते थे। और अब जब चुनाव एमएलसी का है तो एमएलसी के चुनाव में माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का वही चमत्कार, वही जादू फिर से चलने वाला है। देखना होगा चुनाव में क्या होता है, क्योंकि चुनाव एक मैच की तरह होता है। जब तक आखिरी बॉल ना पड़ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता और राजनीति में भी यही कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी पहले से कयास लगाना मुश्किल है कि अंत में क्या होगा। लेकिन जो अभी तक के आंकड़े हैं उसके अनुसार आपको बताएं कि जो वहां पर विधायक हैं उन सबको देखते हुए अभी तक जो आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में 7 की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब आपको बताएं उनको 17 की जरूरत है। 17 विधायकों की जरूरत है अपने सभी के सभी 5 कैंडिडेटों को एमएलसी बनाने के लिए। दूसरी तरफ आपको बता दें, जो कांग्रेस है, शिवसेना है और एनसीपी है, तो उनके एनसीपी और शिवसेना के पास इतना बहुमत है कि उनके 2-2 कैंडिडेट जो एमएलसी के लिए खड़े हैं वो जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो 2 कैंडिडेट मैदान में है उसमें से एक के लिए बहुमत पूरा है और दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए उनके पास 10 वोटों की कमी है। कांग्रेस को 10 वोट कम पड़ रहे हैं, बीजेपी को 17 वोट कम पड़ रहे हैं। देखना है बाजी कौन मारता है। यहां तक बात करें महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले लोगों की, जो मेरे पत्रकार मित्र हैं वो बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के जो चमत्कार आपने राज्यसभा चुनाव में देखे थे, उनका एक व्यक्तिगत छवि है, व्यक्तिगत संबंध है लोगों के साथ। हालांकि इसमें व्हीप जारी होता है, पार्टी अपने उसको देख सकती है, लेकिन जो निर्दलीय हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके ऊपर व्हीप का कोई सवाल नहीं है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के जो चुनाव थे उसमें जिस तरह की जुगलबंदी की, अपने पक्ष में निर्दलीय और छोटे दलों को किया, अब भी बेशक 17 की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भाई इन्होंने अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ राज्यसभा का, वहां जो आंकड़ा पहुंचा था वो वहां तो 113 हो गए थे और 113 इनके थे निर्दलीय मिलाकर के, लेकिन जो वोट जिन्होंने किया वो 123 हो गए। तो अब आप समझ लीजिए केवल जो है 17 वोट बटोरना है और वो 17 वोट बटोरने में जहां तक बीजेपी के सूत्र बताते हैं वो कहते हैं कि देवेंद्र जी का कहना है, यानी देवेंद्र फडणवीस का, कि हमारे पास 5 कैंडिडेट के लिए पूरा हमारा बहुमत है
हमारी बात निर्दलीय और छोटे दलों से हो गई है। और यहां आपको यह भी बता दें कि जब से महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, उनकी खुद की छवि इस तरह की बन चुकी है महाविकास अघाड़ी की कि उनको कोई सपोर्ट में छोटा दल आने से तैयार नहीं है। मतलब एक छवि खराब है। लोगों को यह भी लगता है कि अगली बार जब भी कभी चुनाव होगा, अभी तो हालांकि 2.5 साल बचा है, लेकिन लोगों के मन में ये पक्का बैठ गया है कि अगली बार जब भी चुनाव होगा 2.5 साल बाद, या बीच में भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने कहा राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी चुनाव होगा ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के शामिल तीनों दल, इनकी छवि खराब हो चुकी है, कुछ घोटालों से, कुछ भ्रष्टाचार से, कुछ अपराधियों से। और जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा सचिन वजे का काम कि भाई वो पुलिस में थे और उसके बावजूद वो शिवसेना के निकट के थे और उसके बावजूद वो एक उद्योगपति के हत्या में लिप्त थे। तो इन सबको देखते हुए जनता वहां समझ रही है और जनता इस समय बोलती नहीं है, क्योंकि शिव सैनिकों का जिस तरह से रवैया देखा, जिस तरह से वहां पुलिस पकड़ करके FIR कर रही है, मतलब आप देखिए कि कोई भी उनके खिलाफ बोलता है उसको पकड़ के FIR कर दी जाती है। कई मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी FIR की गई, और इसलिए बोलता कोई नहीं है, मन मन में सोचते हैं। लोगों से जब व्यक्तिगत रूप से बात करो तो वो बताते हैं कि कभी भी अभी भी चुनाव करा लो, यहाँ लोगों ने भूल कर दी कि शिवसेना को कुछ वोट दी, आना तो बीजेपी को चाहिए था। क्योंकि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आज केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बड़ी तेजी से काम करती है। लोगों के सामने उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जो दंगों के लिए जाना जाता था उत्तर प्रदेश, आज वो लॉ एंड ऑर्डर में सबसे नंबर 1 है। जो विकास में लोग कहते थे पिछड़ा हुआ है, वहां आज नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस पेरिफेरवेज और रेलवे सबसे बेहतर है। और इसीलिए गांव-गांव की कनेक्टिविटी हुई है, बिजली की व्यवस्था सुधरी है। तो लोग कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश डबल इंजन की वजह से, यानी राज्य और केंद्र की सरकारें मिलकर के उसका इतना विकास कर सकते हैं, महाराष्ट्र जैसा विकास कैसे नहीं हो सकता। महाराष्ट्र तो बड़ा राज्य है, आर्थिक राजधानी वहां है, और वो तो पहले से विकसित राज्यों में और शहरों में आता है। तो वहां केवल बूस्टअप डोज देने की जरूरत है। और इसीलिए लोगों का कहना है कि अब जब भी चुनाव होगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां बनेगी। और इसी में, क्योंकि लोगों को अब यह लग रहा है कि केंद्र में भी कोई विपक्ष के पास चेहरा नहीं है मोदी जी की तुलना में। 2024 का चुनाव आना है, केंद्र में इस बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। और इसीलिए जो छोटे दल हैं, जो निर्दलीय हैं, वो ये समझते हैं कि निर्दलीय रहते हुए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि वो बड़ी पार्टी और ऐसी पार्टी में शामिल हो जाएं जो अब सत्ता में आने वाली हो, तो निश्चित रूप से उनका अगला कैरियर राजनीति का उत्तम हो जाएगा। कोई मंत्री पद मिल सकता है, कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के जो प्रयास हैं उनमें वाकई में सफलता मिल सकती है, ऐसा कहना है राजनीतिक विश्लेषकों का। और मेरा भी ऐसा आकलन है कि जिस तरह से छोटे दल हैं और निर्दलीय हैं वो भाजपा के टच में हैं, और अधिकतर लोगों का मत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भारतीय जनता पार्टी के टच में रहें, ताकि हमारी छवि, हमारी निकटता देवेंद्र जी से बनी रहे। लोगों को अभी भी लगता है कि जब भी चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, अगली बार देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनेंगे। और इसीलिए मौका है, और इस मौके पर लोग अपने अपने प्रयास करते ही हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुझे पलड़ा भारी दिखाई देता है, जबकि उनको 17 वोटों की जरूरत है, कांग्रेस को मात्र 10। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कांग्रेस की छवि पूरे देश में जो खराब हुई है, उसके कारण से कांग्रेस को 10 वोट भी जुटाना मुश्किल पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो चुनाव है, इसमें मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ही 5वां कैंडिडेट जीतेगा। कांग्रेस को मुश्किलें आने वाली हैं, हो कुछ भी सकता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि चुनाव के रिजल्ट के आने के पहले राजनीति में कुछ भी कहना वो असंभव है। लेकिन अधिकतर जो अभी तक के आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के प्रयास सफल होंगे। वंदे मातरम।